उनको मार्गदर्शन देने के लिए सर की सहमति में प्राप्त हुई। तो सर थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप आए। और सर आपका मार्गदर्शन थैंक यू सर। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सामान्य मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथिगण, मीडिया कर्मी और समस्त अधिकारीगण और प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सभी को मालूम होगा कि किस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी छात्र छात्राएं और समस्त सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली स्टूडेंट्स। आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने से पहले, जैसा कि एक भारतीय सांस्कृतिक पद्धति कहती है कि किसी भी शुभ कार्य करने से पहले या ज्ञान का दीप जलाने के लिए ज्ञान का दीप जलाया जाता है। तो माँ सरस्वती जी की दीपक प्रज्वलन कर हम इस कार्यक्रम की सर के हाथों शुरुआत करते हैं। फिर बाकी हम मार्गदर्शन वाला कार्यक्रम सबका रहेगा। सर आज हमारे बीच में एक सफलतम वरिष्ठ अधिकारी, एक विभिन्न संवैधानिक पदों से लेकर विभिन्न पदों को धारण करने वाले एक अनुभवी व्यक्तित्व मौजूद है। तो सर का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। कार्यक्रम की शुरुआत या इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, मैं आप सभी को और माननीय सर को अवगत कराना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे जगत कवि या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कविता थी, लाइट ऑफ द लैम्प ऑफ द लव। उसमें से एक छोटी सी पंक्ति जो काफी प्रभावित करती है हमारे इस कार्यक्रम को, टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज। तुम मुझे छू लो, मैं बदल जाऊंगा। यहाँ पर किसी सफलतम व्यक्तित्व के बारे में कहा गया है कि आप मुझे छू लीजिए, या आपका स्पर्श, आपका मार्गदर्शन, आपका अनुभव हमें प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही मेरा जीवन सफल हो सकता है, या मेरे जीवन में जो मार्ग है उसमें प्रगति संभव हो सकती है। और इसी के तहत ही हमें एक सफलतम अनुभव माननीय सर का प्राप्त होगा। तो माननीय सर, मैं सर्वप्रथम तो आपके बताना चाहूँगा कि सर एक भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पदों में जो शामिल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं 2018 में की है। इसके अलावा भी सर विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न जिलों में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो सर का एक लंबा अनुभव रहा है, चाहे एक अधिकारी के रूप में हो, एक निर्णयकर्ता के रूप में है, एक सफलतम उत्तरदायित्व को समय समय पर दिए गए उनके रूप में। बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गंभीर और सावधान प्रार्थना है। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि आज जिस परिस्थिति में आप हैं और जिस परिस्थिति में आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, उसमें और जब मैं इस परिस्थिति में था, जमीन आसमान का फर्क है। आप इतने अच्छे वातावरण में अपने घर से अपनी राजपत्नी भी करके जाना पड़ता, वहां से शुरुआत की। और सिविल सर्विसेज के नाम तो लोग सुनते ही नहीं थे, पता ही नहीं होता। मेरा भी सबसे बड़ा जो एम्बिशन था, जीवन का जो उद्देश्य था, क्योंकि मैंने अपने पिता को देखा था कि वो एक टीचर है, तो सबसे बड़ा एम्बिशन मेरा ये था कि जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ जाऊँ और मैं पिताजी से थोड़ा बड़ा टीचर बन के सफल हूँ। मेरा ये उद्देश्य था और उसी के लिए पढ़ाई करता गया। एमएससी और एमएससी के बाद भी पीएचडी के लिए दाखिला ले लिया कि पीएचडी करने है तो फिर एमएससी वाले बच्चों को पढ़ाना
ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जो मेरा मिशन था उसके लिए मैंने 2 साक्षात्कार दिए, एक अपने विश्वविद्यालय में, दूसरा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के महाविद्यालय, और दोनों ही जगह मुझे जीवन का एक बहुत ही कड़वा अनुभव मिला। कहते की पढ़ाई पर्याप्त थी, उसमें एक तो कॉलेज बहुत कम होते थे, विश्वविद्यालय भी बहुत कम थे। अब तो हर शहर में 4-4 विश्वविद्यालय आपको मिल सकते हैं, लेकिन उस समय जो आज की भी कमजोरी है, हमारी नतीजावाद, पक्षपात, उस समय ही ये था। तो BHU जैसी यूनिवर्सिटी का भौतिक शास्त्र में टॉपर होने के बाद भी भौतिक शास्त्र के व्याख्याता के पद के लिए दोनों साक्षात्कार में मैं उत्तीर्ण था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मुझे लगा कि इतना पढ़ना, इतनी मेहनत करना, इसका क्या फायदा। जो मैं सोचता था कि मैं बनूंगा वो तो बनना ही असंभव है, क्योंकि इसकी तो कोई पहचान ही नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय में जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ जिसका सिलेक्शन हुआ वो एक संबंधी था वहाँ के वाइस चांसलर का, और शहडोल में जिसका सिलेक्शन हुआ वो वहाँ के मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट का सन इन लॉ। पहले केस में उससे 20% नीचे मार्क्स थे MSc में, और रिसर्च में कोई काम नहीं किया था उन्होंने। दूसरे केस में 2nd डिवीजन थी जिनका सिलेक्शन हुआ, 35% मार्क्स नीचे थे, लेकिन सिलेक्शन उनका हुआ हमारे। तो उससे ये लगा कि ये तो अजीब दुनिया है, यहाँ पे आदमी सफल कैसे हो इसका सिंपल वाला फॉर्मूला बड़ा मुश्किल है जान पाना। तब मुझे यूनिवर्सिटी में ही कुछ साथियों ने जो हॉस्टल में रहते थे बहुत अच्छे थे, बहुत ब्राइट थे, एक इंग्लिश में मास्टर थे, मैथ्स में मास्टर थे। उन लोगों ने सलाह दी कि ये छोड़ो, ये बेकार है, यहाँ सब जगह फेवरेटिज्म में सब है, तो तुम बन नहीं पाओगे, रिसर्च कुछ हो जाएगी, उसके बाद घर चले जाओगे, कुछ नहीं होगा। तब उन्होंने कहा कि जो हम तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उस समय एक्चुअली इसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कंपटीशन कहते हैं, सिविल सर्विस बाद में शुरू हुआ, इसमें बैठा। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आप तो अभी 2 साल बैठ चुके हैं, 2 साल बैठ चुके हैं, लेकिन नहीं हुआ, और बस आपकी एजेंडा उसमें 3 अटेम्प्ट होंगे थे, और उम्र भी जो है 26 साल जो है मैक्सिमम उम्र होती है, या 26 साल से कम हो, 21 साल से ऊपर हो, 26 साल से कम हो, तभी आप उसमें बैठ। तो उनका एक ही एजेंट बाकी है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि फिर ये यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम है, आपको जितने मास्टर हो, इंग्लिश में टॉपर हो, ये मैथ्स में टॉपर है, और कभी 2 बार बैठते भी नहीं हुआ, कैसे? तो उन्होंने तो कहा नहीं, आप बैठो, आप हो जाएगा, क्योंकि आपके पास फिजिक्स मैथ्स सब है, हो जाएगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि इस नई दिशा में मैं जा रहा हूँ, तो एकदम से बड़ा जंप लगाने के बजाय छोटे छोटे सीढ़ियों पे चढ़ने का अगर काम करूंगा तो शायद मुझे सफलता मिल जाए, और उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। तो मैंने अखबारों में देखा कि एक छोटा कंपटीशन होता था UPSC का ही, उसको कहते थे असिस्टेंट ग्रेड। उसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, इंग्लिश ऐसे इसका रिटन एग्जाम होता। असिस्टेंट ग्रेड इंग्लिश में कहना तो बड़ा सम्मानजनक लगता है, लेकिन अगर हिंदियों से कहा जाए तो बाबू की परीक्षा लिपिक, केंद्र सरकार में जो लिपिक होते हैं वो परीक्षा। तो जब हॉस्टल में मालूम हुआ लोगों को, तो फिजिक्स के टॉपर में असिस्टेंट ग्रेड
एक बार लगा कि मैंने वाकई गलती की है, सब चिढ़ाने लगे। लेकिन फिर मैंने अपने कान बंद कर दिए और तैयारी करता रहा और बैठा। जब उसका परिणाम निकला और जो हमारे इंग्लिश के टॉपर साथी थे उनके उसमें कमरे में कलम पेंसिल नहीं आ रहा था, उसने रिजल्ट देख के वो आए बड़े हंसते हुए और मुझे बधाई दी कि तुमने तो ऑल इंडिया में टॉप किया है, सबसे ऊपर पूरे देश में। तब मुझे लगा कि अपने देश में भी ईमानदारी है, न्याय है, निष्पक्षता है। क्योंकि मैंने मेहनत की, जिस परीक्षा के लिए मैं बैठा उसमें मैं सबसे आगे रहा पूरे देश में, उससे मेरा उत्साह बढ़ा और मुझे सही लगा अपना निर्णय कि स्टेप बाय स्टेप एक एक छोटा स्टेप लेके आगे बढ़ने में आप सफल होने की गारंटी ज्यादा पाएंगे। अगर आप 10 सीढ़ियों को एक साथ जंप करके लाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है लाने में आपकी क्षमता हो, आपको लेकिन कई लोग असफल हो सकते हैं और बीच में गिर सकते हैं और अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं। बहुत बड़ा लेसन मुझे उसमें मिला, लेकिन उसकी वजह से इतना उत्साह बढ़ा कि जितने भी कंपटीशन में मैंने फॉर्म भरा, स्टेट बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और फाइनली IAS का, एक भी कंपटीशन ऐसा नहीं था जिसमें मेरा सिलेक्शन टॉप 30 में ना हो, सभी ना हुआ। स्टेप बाय स्टेप चलने का एक सुखद परिणाम, बहुत अच्छा परिणाम मिला। तो सबसे पहला लेसन तो आपको ये मिलना चाहिए कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा छोटी या बेकार नहीं है। अपने आप को टेस्ट करने के लिए, अपने आप को पता करने के लिए कि हम इस दुनिया में कहाँ हैं, जो हम सोचते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, क्या वो सही है हमारा सोच हमारे बारे में या गलत है, ये पता करने के लिए सबसे बढ़िया टेस्ट है कि हर कंपटीशन में आप बैठ के देखिए कि आप कहाँ। क्योंकि जितने भी कंपटीशन के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से आपको पता करना है। ये सबसे बड़ा अंतर है आम परीक्षा में और प्रतियोगी परीक्षा में। आम परीक्षा में 33% अंक लाके आप पास हो जाते हैं, 45-50% पर सेकंड डिवीजन आ जाती है, 60% से ऊपर फर्स्ट डिवीजन आ जाती है और आप पास हो जाते हैं। तो उसमें कोई पता नहीं चलता कि आप पूरे यूनिवर्स में कहाँ। स्कूल की परीक्षा में ये नहीं है, उसमें पासिंग मार्क्स नहीं, उसमें जितने भी बच्चे बैठे हैं उनमें अगर 10 वैकेंसी है तो 11 नंबर वाले का कोई महत्व नहीं। आपको 10 में आना है, सबसे आगे आना है, सबसे आगे रहना है और वहां पहुंचना है। अगर हमें इस तरह का काम करना है तो दो पहलू हैं तैयारी करने के। पहला पहलू तो यह है बाहर पढ़ाई, कोचिंग, कॉलेज या ग्रुप डिस्कशन, आपस में चर्चा। लेकिन दूसरा जो अनछुआ पहलू है जिसके बारे में आम बच्चे बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, वो है जब हम अकेले घर में हैं उस समय हम क्या करना है। और दोनों पहलू परीक्षा की तैयारी के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी को भी अगर नेगलेक्ट किया तो मुश्किल है। आप पूछेंगे घर में क्या कर सकते हैं? घर में ही आप पैदा हुए, घर में ही आप पले बढ़े, घर ही आपको वो वातावरण देता है जो आपका हकीकत है, जो आपका एनवायरमेंट है, जिसने आपको नर्चर किया है, जिसने आपको बड़ा किया है। वो वातावरण सबसे दूर है,
सबसे छुपा हुआ है, किसी को नहीं मालूम कि किसने वहां पर क्या किया है। कुछ लोग वहां पर सिर्फ सोते रहे, माता पिता को कहते रहते थे कि हम 3 बजे रात तक पढ़ते हैं, जबकि 3 बजे रात तक फिल्म देखते रहे और सोते रहे, सुबह 9 बजे तक 10 बजे तक कई तरह की चीजें करते रहते हैं लोग। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने घर में जो अपने ग्रूमिंग के लिए, अपनी तैयारी के लिए जो कर सकते थे उन्होंने नहीं किया, पूरी तरह नेग्लेक्ट किया, सिर्फ बाहर की तैयारी पर वो आश्रित थे। और ऐसे लोगों में सफलता का प्रतिशत बहुत ही नेग्लिजिबल देखा गया है। एक इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क है, वहां कलेक्टर था 86 में, 1986 में इंदौर में कलेक्टर था। तब मैंने वहां एक स्टडी देखी, एक स्टूडेंट ने की, लड़की ने की। उसने उस स्टडी में ये पाया और उसने प्रेजेंट किया हम लोगों के सामने कि जो बच्चे सिर्फ कोचिंग, कॉलेज और बाहरी तैयारी पर आश्रित रहे हैं, उनमें से सिलेक्शन का प्रतिशत जो है वो 10% से ज्यादा नहीं है। 3-4 लोगों के कॉम्पिटिशन हो सकती है, क्योंकि वहाँ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय है, तो एमपीपीएससी का उसे रिजल्ट मिल जाता था, उनके फॉर्म का डेटा मिल जाता था। एक लेबर कमिश्नर का ऑफिस है, तो लेबर इंस्पेक्टर की भर्ती का मिल जाता था। ऐसे उसमें 3-4 प्रतियोगिताओं का डाटा लेके वो पेपर निकाला कि जो सिर्फ बाहरी तैयारी पर निर्भर रहते हैं उनमें 10% की सफलता का प्रतिशत, 90% वो लोग सफल हैं जो घर में अच्छी तैयारी करते हैं। टाइम से सोना, टाइम से सुबह उठना, टाइम से सुबह का एक्सरसाइज करना, क्योंकि जो हमारी मेमोरी है ब्रेन में, वो जैसे कंप्यूटर की है, हार्ड डिस्क होती है, पहले टेप होते थे, मैग्नेटिक टेप होते थे, ये किससे बने हैं? डिसऑर्डर्ड वे में कुछ चीजें रखी होती हैं और जब हम कुछ याद करने की कोशिश करके उसमें डालते हैं तो वो उससे ऑर्डरली बना देती है। न्यूरॉन्स, साइनेप्सेस, ये सब ऑर्डरली होकर वो मेमोरी को स्टोर करते हैं ब्रेन में। लेकिन स्टोर करना ही अकेला काफी नहीं, आपने स्टोर खूब कर लिया, लेकिन इम्तिहान में सवाल आया तो क्या करना है? तो आपके ब्रेन को ढूंढना है ये चीज कहाँ रखी है, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ रखा है। इसको कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो भी चाहिए, वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपका पूरा स्कोर जो है, पूरी मेमोरी बेकार हो गई। तो ये जो टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, टाइम से तीनों मील्स खाना है, टाइम से एक्सरसाइज करना है, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन क्लॉक को फॉलो करना है, ये सबसे बड़ी तैयारी घर के अंदर वाली है, जिसे हमें बहुत गंभीरता से लेना है, क्योंकि ये फाउंडेशन डालती है आपके दिमाग में, और आपका दिमाग बाहरी डिस्कशन, बाहरी शिक्षा, बाहरी ज्ञान के लिए तैयार हो जाता है। अगर आपने घर में ये तैयारी नहीं की है, घर में आपने वही सब काम किया है जो मैंने पहले बताया, उसे बार-बार नहीं दोहराऊंगा, तो आप अपने को धोखा दे रहे हैं। आप गंभीर नहीं है अपने लक्ष्य के प्रति। सिर्फ आप माता पिता को उड़ालते में रखने के लिए कंपटीशन का फॉर्म भर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी का ड्रामा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपका कंपटीशन में हो जाए, सफलता मिल जाए। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो घर की तैयारी, और ये सब मुझे हाइंडसाइट से पता लगा। मुझे कैसे इन चीजों का फायदा हुआ, उस समय मुझे किसी ने इस तरह का ज्ञान नहीं दिया था, किसी ने मुझे बताया नहीं था। लेकिन उस समय जो जीवन होता था आम गरीब बस्तियों में, वो जीवन ही ऐसा होता कि सब लोग 9, साढ़े 9 बजे तक सोने चले जाते, पूरा सन्नाटा हो जाता था। और सुबह जब उठते थे
ज्यादातर बच्चे जो है सुबह 5:30-6 बजे उठ के अपना किसी न किसी प्रकार से एक्सरसाइज करने के लिए चले जाते हैं। मुझे आज भी याद है कि ज्यादातर बच्चे मेरे मोहल्ले में, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के पिता के पास बाइसिकल होती है और बाइसिकल के जो रिम, टायर, ट्यूब ये सब कभी खराब होते थे तो वो घर में पड़े होते थे। तो ज्यादातर बच्चों में से कुछ ना निकाला और उसको घुमाते हुए खूब तेज दौड़ते थे और दौड़ते रहते थे 1-1.5 घंटे, उसमें कंपटीशन होता था। वही सबसे बड़ी एक्सरसाइज उस समय होती थी, क्योंकि पतली गलियों में आप और कुछ कर नहीं सकते, छोटे छोटे घर होते थे जिनमें अलग से कमरे नहीं होते थे, सब कुछ नहीं था, तो यही एक्सरसाइज होती। और जो घर में, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली होती थी, आजकल ज्वाइंट फैमिली कम होती है, ज्वाइंट फैमिली होती थी, दादी दादा ये सब लोग साथ में रहते थे, चाचा साहब भी साथ में रहते थे, तो वो कुछ ना कुछ तो वो देखते थे कि ये बच्चा जो है सुबह से उठा है 5 बजे से, ये दौड़ के आ रहा है, इसको कुछ खिलाना चाहिए। वो तैयार रखते थे कि जब वो लौट के आए तो उसको कुछ खिलाना। मतलब बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी सलाह के ऑटोमेटिकली ये मिलता था। और इसका फायदा जब मैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पद पर पहुंचा तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे मिला, क्योंकि इतने छोटे मोहल्ले से, इतने छोटे स्कूल से निकल के अपने देश के सर्वोच्च पद जो एक IAS अफसर कल्पना कर सकता है कि उसे मिलेगा, वहां तक पहुंचना। इस रास्ते में भी कई ऐसी जगह नहीं, जैसे अब कलेक्टर इंदौर बनना भी अपने प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है। और 9 साल की सेवा के बाद कलेक्टर इंदौर के रूप में पदस्थ होने के समय भी मैंने रियलाइज किया कि मुझे वो फायदा मिला, अन्य लोगों की तरह नहीं रहा, बल्कि मैं एक सिंगुलर ट्रैक पर चल निकला हूँ, बहुत बस चला। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना जरूरी होगा कि तैयारी के दोनों पहलू आपके सशक्त रहे। दूसरा पहलू भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा पहलू इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब बाहर निकलते हैं और लोग जो पढ़ने वाले, कंप्लीट करने वाले लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारी कहाँ कमी है, कौन सा पक्ष अभी कमजोर है। इस पॉइंट को उसने ये आर्गुमेंट किया है और ये हमें नहीं मालूम था, हम यहाँ पर कुछ कमजोर है, तो उसको हम घर जाके रिपीट करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसे ठीक से समझेंगे ताकि हमें वो कमजोरी दूर हो जाए। अगर इन चीजों को आपने ध्यान में रखा और इन दोनों पहलुओं पर पूरा फोकस करके काम किया तो आपको सफलता मिलने के जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत बढ़ जाती है। और इसी दिशा में हम काम कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित तो कुछ भी नहीं है। कब कौन सा कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाए, कहाँ ज्यादा लोग कंपीट करने आ जाए, कहाँ हमसे बहुत ज्यादा तैयार और ब्राइट लोग आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और अब तो और भी अनिश्चितता हो गई। कोरोना ने पिछले 1.5-2 साल में बहुत ही ब्राइट बच्चे जो अपने देश से बाहर चले गए थे, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता थी कि वो विश्व में कंपीट कर सकते थे और वहां बहुत अच्छे अच्छे पदों पर चले गए थे, वहां से लाखों की संख्या में वापस आ गए। वो भी यहाँ नौकरियां छोड़ रहे हैं। तो जो कंपटीशन का वातावरण है वो चेंज हो गया। हमारे फील्ड में जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पहले नहीं होते थे। पहले जो ज्यादा ब्राइट बच्चे होते थे, अच्छे नंबरों से इंजीनियरिंग, मेडिकल इधर चले जाते थे, वो विश्व में आगे बढ़ जाते थे, अमेरिका, यूरोप इधर उधर चले जाते। कोरोना ने वो चीज थोड़ी सी बदल दी और अब वो लोग जो है यहाँ जॉब
हमारे ही एक बहुत ही अच्छे अधिकारी के बेटे जो मिडिल ईस्ट में करीब 70 लाख रुपए साल की नौकरी करते थे और 10 साल से कर रहे थे, वो वापस आए। वो अपने बेटे को लेकर मेरे पास आए और मुझसे कहा उसे लगभग 1 साल हो गई है नौकरी गए और यहाँ तो उसको अभी 10 लाख रुपए साल की भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो कोरोना ने एक नया पहलू आपके मार्ग में खड़ा कर दिया। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तो होता ही रहता है। अगर हम तैयार हैं, अगर हमने अपने तैयारियों के हर पहलू को ध्यान में रखा है, तो इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपना मार्ग चुन लेंगे, हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन ध्यान में रखने की जरूरत है कि अब कंपटीशन का जो वातावरण है, एरिना है, वो परिवर्तित हो गया है और उसमें अननोन एलिमेंट्स भी बहुत से आ गए हैं, लेकिन बहुत से नए एवेन्यूज भी आ गए। अगर हम अपने लक्ष्य को बहुत नैरो ना करें कि सिर्फ हमें डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी यही बनना है, अगर हम उसको वाइड ओपन रखें तो असीमित संभावनाएं आपके सामने होंगी। और इसके लिए प्रेरित वो लोग करते हैं जो इन कंपटीशन के माध्यम से सफलता प्राप्त कर नौकरियां 2-3 साल 5 साल करके उन्हें छोड़ के नई धारा में काम करने निकल पड़े। अहमदाबाद के ग्रेजुएट जो हैं वो कंट्री डिलाइट के नाम से दूध बेचते हैं और बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में जब मैं था इलेक्शन कमीशन में, तो मैं उनसे दूध लेता था। IIM के बाद उनको 2 करोड़ की नौकरी मिली थी, लेकिन वो छोड़ के उन लोगों ने कंट्री डिलाइट के नाम से डेयरी खोली और दूध बेचना शुरू कर दिया। और उसमें इतना सफल रहे कि उनके कंपनी का टर्नओवर पहले साल में ही 10 करोड़ रुपए हुआ और अब तो शायद 80-85 करोड़ रुपए हो चुका है। अब वो बेंगलोर में भी चले गए, हैदराबाद में भी चले गए, कई जगह चले गए। इसी तरह से कृषि सीहोर को कृषि महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज है बढ़िया। कृषि ने भी बहुत से रेवेन्यूज खोले हैं लोगों के लिए। भोपाल और उसके आसपास भी मेरे पहचान के लोगों में, मेरे मित्रों में इनकम टैक्स, कस्टम्स, IAS, PCS, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट बीच में ले लिया और आगे पूछा कि फिर इसका हमें पूरा प्रोसेस बताओ, ताकि 5-10 मिनट में वो सामान्य स्थिति में आ जाए। लेकिन उसमें भी उसको हकलाना, उसका शब्द जो है पूरी तरह से नहीं निकल पाना, ऐसी चीजें होती रही कि दूसरे मेंबर जो है वो इसमें एग्जास्परेट हो गए कि ये तो बंद केस है, ये बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं, आपने इतना कोशिश की लेकिन अभी तक नहीं समझ पा रही है। और सबसे बहुत ब्राइट लड़की टॉपर और देवी शिवान कॉलेज, वहां पे 99-98% का तो एडमिशन मिलता है, उसको भी एवरेज मार्क्स इन लोगों को मिल पाए। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उसका एक उदाहरण हमें भोपाल के एक लड़के का है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमएस किया है उसने, IIT से उसने इंजीनियरिंग किया है। और क्योंकि वो मेरे कलीग का बेटा था जो IAS है, तो वो मेरे पास भी गाइडेंस के लिए आता था और मैंने पाया था कि बहुत ब्राइट है, इसका तो पहले अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए। पहले दिन जब वो बैठा एग्जाम में तो उसने गलत लोगों पर लिखे। इन्वेस्टर जो था वो बहुत बढ़िया था,
तो वो चेक करने आया कि आपने भर दिया कि नहीं, तो उसने पॉइंट आउट किया कि आपने ये गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, 3-5 लिखना था 5-3 लिख दिया, वो करेक्ट हो गया, बस क्या हो। वही गलती उसने दूसरे दिन के पेपर में की, सेम। और वो इन्विजिलेटर बिल्कुल हवाई था, वो तो उसने देखा हाँ भरा, चलो आगे बढ़ गए, तो इसकी कॉपी वैसी की वैसी चली गई। फिर वो होते हुए मेरे पास इलेक्शन कमीशन में आया कि वो कॉपी निकलवा दीजिए हमारी, तो गलत चला गया, उसमें 0 आया मेरा, इसीलिए मैं फेल हो गया। निकल ही नहीं सकती थी कि आपने क्या बताया क्या नहीं बनाया, कहाँ से मिलेगा, और यूपीएससी में ये सब चीजें हो नहीं सकती, तो उसमें रोल नंबर वो हटा देते हैं, एक QR कोड लगा देते हैं, ताकि कोई भी एग्जामिनर ये पहचान ना सके कि किसकी कॉपी। पूरी निष्पक्षता वाला काम है वहाँ, किसी भी तरह से जब QR कोड के बाद कॉपी जिसकी आती है तो वो QR कोड से रोल नंबर में चेंज होता है और टेबुलेशन होता है, और वो भी सब कंप्यूटर में होता है, आदमी देख नहीं सकता। इंटरव्यू बोर्ड को मालूम नहीं होता कि आपको किसमें कितने नंबर मिले, किसी को कुछ नहीं पता होता। और यहाँ तक रहता है कि किसी को ये भी नहीं पता होता कि उसके बोर्ड में कौन कैंडिडेट आएगा इंटरव्यू के लिए, वो उसी दिन तय होता है चिप से। सुबह चिप डाली जाती है कि ये 6 इंटरव्यू बोर्ड है, इसमें कितने बच्चे हैं, तो इतने से निकाल के जाओ, पहले नंबर 1 के लिए, फिर दूसरे के लिए, उस दिन ही तय होता है कि कौन किस बोर्ड में जाएगा, क्या होगा। तो बड़ी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सारे साधन हैं, वहां कोई गलती होने की गुंजाइश है नहीं। वो कॉपी में अगर इस तरह की गलती आप कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है, कुछ हो नहीं सकता, और इसीलिए उसका 3 अटेम्प्ट के बाद भी कहीं नहीं हुआ, इतना ब्राइट स्टूडेंट था। तो इसलिए अकेला ब्राइटनेस, अकेली तैयारी, अकेली मशक्कत, अकेली पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं है। 360 डिग्री अपने आप को काम, क्वाइट, पीस, कॉन्फिडेंट बनाना जरूरी है। इसके लिए मैंने जो ये दोनों चीजें बताई आपकी, घर में भी तैयारी करें और बाहर भी तैयारी करें। फाइनली मैं थोड़ा सा इलेक्शंस के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि वो आपको आपके किसी पेपर में हेल्प कर सकता है। अपने यहाँ जो इलेक्शन कमीशन बना वो संविधान आने के 1 दिन पहले बना। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, है ना, और इलेक्शन कमीशन बना 25 जनवरी 1950, और आपको नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। पहले सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे कमीशन में, लेकिन 1990 में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे आए कि जिनसे सारे राजनीतिक दल और सारे नेता त्रस्त हो गए। ये तो बिल्कुल हमको तंग किए हुए हैं, हर तरह से हमें बताते हैं, हम लोगों को जुर्माना करते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं, हमारा इलेक्शन रद्द कर देते हैं। PM शेषन आपने नाम सुना होगा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इतना ताकतवर बना दिया कि बड़े से बड़े नेता एवं प्रधानमंत्री तक इतने त्रस्त हो गए कि उन लोगों ने सबने मिलकर इलेक्शन कमीशन को 3 मेंबर का कमीशन बनाया। 90 लोगों ने चीफ इलेक्शन कमीशन, और 93 में फिर 3 मेंबर कमीशन हो गया, तब से 3 मेंबर का कमीशन है। और 2 मेंबर ऐसे रखे गए हैं कि जिनको वो प्रोटेक्शन नहीं है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर सरकार निकालना चाहे, संघ आके निकालना चाहे, तो उन्हें इम्पीच करना पड़ेगा, और इम्पीच करने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत जरूरी है। जब वहां वोट हो जाए कि हाँ साहब ये इनका वोट सिद्ध है और इनको निकाल दिया जाए, तब वो निकाले जा सकते हैं। लेकिन जो 2 और इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको निकालने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं, लोकसभा जाने की जरूरत नहीं। और नियम यह बना दिया गया है 93 से कि इलेक्शन कमीशन में जो निर्णय होंगे वो बहुमत से होंगे, मतलब 3 में से जिस तरफ 2 हैं वही निर्णय होगा। तो उस तरह से पॉलिटिशियन ने इस तरह की व्यवस्था कर ली है कि जिसमें उन्हें अगर बहुत तकलीफ होने लगे बड़े निर्णयों से, तो
एक वेंटिलेटर या वो मिल जाए और वो 2 इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने नेशनल वोटर डे में बहुत अच्छी बात कही। उस फंक्शन में वो मुख्य अतिथि थे, डोमेस्टिक इलेक्शन कमिश्नर बना। उन्होंने कहा कि ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जब ये किसी राजनेता मंत्री के अधीन काम करते हैं तो उसमें पूरे जी जान से उसकी नीतियों, उसके निर्देशों, उसके कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए लग जाते हैं और प्राणपण से कोशिश करते हैं कि सारा क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो जाए। लेकिन जब यही सिविल सर्वेंट उन पदों से हटकर इलेक्शन कमीशन में आते हैं तो वो उन राजनेताओं को, उन मंत्रियों को ऐसा कानून का पाठ पढ़ाते हैं कि उनको घी का दूध भी आधा लगता है। ये उनके शब्द हैं। और आगे उन्होंने कहा इसीलिए भारत के निर्वाचन आयोग का पूरे विश्व में एक अलग स्थान है। और जो अमेरिका में हिलेरी क्लिंटन होती थी, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भी खड़ी हुई थी, वो जब आई 2016 में इंडिया, तो उन्होंने कहा India's elections are gold standards for the world। ये उनके शब्द में इंडिया के इलेक्शन जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है पूरे दुनिया के लिए। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे इलेक्शंस के परिणाम, इलेक्शंस के दौरान तरह तरह की बातें होती हैं, ईवीएम मैनिपुलेट होती है, हैकिंग होती है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है, सब बातें चलती रहती हैं। लेकिन जब परिणाम आ जाता है तो सारे राजनीतिक दल, सारे राजनेता उसे शिरोधार्य करते हैं और कोई वायलेंस नहीं होता। कई देशों में जब परिणाम आते हैं तो सिविल वार की स्थिति होती है और इमरजेंसी लगती है और महीनों चलती है। वो स्थिति हमारे यहाँ कभी नहीं है। साफ है कि आम जनता का विश्वास इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के प्रोसेस में नेताओं से कहीं ज्यादा है। नेता लड़ सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आम जनता का विश्वास है, इसलिए उन्हें स्वीकार करना होता है। तो ऐसे राजनीतिक दल जिनको 70 में से 67 सीट जीतने को मिली, वो भी कहते थे ईवीएम जो है मैनिपुलेट होती है, तो फिर आपको 70 में से 67 कैसे मिली? या आपकी तरफ से किसी ने मैनिपुलेट किया, हैक किया? तो इन सब बातों से ये स्पष्ट है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन का कानून है, इलेक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्शन की ऑर्गेनाइजेशन है, इलेक्शन की संस्था है, इलेक्शन की प्रक्रिया है, वो बहुत अच्छी है और उससे निष्पक्ष चुनाव हर चुनाव में हो जाते हैं और एक्सेप्ट भी हो जाते हैं। उनके परिणाम सबको एक्सेप्टेबल रहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उस प्रक्रिया में, पूरे सिस्टम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, क्योंकि नेता जो है वो भी बहुत इनोवेटिव है हमारे यहाँ। इसका एक उदाहरण मैं आपको भी बताता हूँ। एक राज्य में, बहुत धनी राज्य है, ये आम बात है कि जब तक आप वोटर को पैसा नहीं देंगे वो वोट आपको नहीं देगा। उस राज्य में जब मैं गया और मैंने देखा इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड ने पैसे बांटते हुए पकड़ लिया और करीब 1.5 करोड़ रुपया सीज कर लिया। तो जहां बांट रहे थे वहां लेबर थे, अनपढ़ लोग, वो अपनी भाषा में कुछ बोल रहे थे। तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि क्या कह रहे हैं, तो उसने बताया कि सर ये कह रहे हैं कि आप लोग क्यों पकड़ रहे हैं, क्या आप सोचते हैं कि इन्होंने पैसा हमें दिया तो हमें वोट देंगे? 5 साल में एक बार चुनाव आता है, सारी पार्टियों, सारे कैंडिडेट से हमें कुछ पैसा मिल जाता है तो हम अपने परिवार के साथ
जो 5 साल नहीं कर पाए वो एक बार थोड़ा खुशी मना लेते हैं, अच्छा खाना खा लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, सिनेमा दिखाते हैं। आप उसमें भी ये पलीता लगा रहे हैं। आपको नहीं सोचना चाहिए कि हम वोट देंगे, वोट उसी को देंगे जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारी नजर में काम करने लायक है, काम कर सकता है और परिणाम दे सकता है। लेकिन कभी राजनेता को विश्वास नहीं होता। तो 2 विधानसभा क्षेत्रों में इतना पैसा बढ़ते हुए हम लोगों ने पकड़ा 90 करोड़ रुपए। सोचिए आप, विधानसभा क्षेत्र छोटा सा होता है, लोकसभा तो बड़ा होता है, विधानसभा बहुत छोटा सा होता है, और उसमें जो खर्च की सीमा है वो कुल 28 लाख रुपए है, या सिर्फ 28 लाख खर्चा कर सकते हैं। 90 करोड़ पकड़ लिया। तो कानून में कोई प्रावधान नहीं था इसमें कि आप क्या करें इसमें, क्योंकि किसी ने कल्पना ही नहीं किसी संविधान बनाते समय कि हमारा देश एक समय ऐसा आएगा, इतना धनी हो जाएगा कि लोग 90 करोड़ रुपए इसमें विधानसभा चुनाव में बांटेंगे। तो कोई प्रावधान बनाया नहीं उन्होंने, घूस कैप्चरिंग पर बनाया, बैलेट पेपर लूटने पर बनाया, वो सब प्रावधान है, लेकिन पैसा बांटने का प्रावधान नहीं। लेकिन उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी रूलिंग दी हुई है 1977 में कि इलेक्शन कमीशन का काम बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 324 में उसको जो जिम्मेदारी दी गई है, मुझे दी गई है कि देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन टू प्रोवाइड सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल फॉर मेंटेनिंग इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस। मतलब सुपरिंटेंडेंस करेंगे, निरीक्षण करेंगे, डायरेक्शन निर्देशन करेंगे और कंट्रोल नियंत्रण भी करेंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर आप उसको हाथ पर बांध के कहीं अब आप करो, कैसे करेगा? इसलिए हम ये आदेश देते हैं कि जब भी चुनाव के दौरान ऐसी चुनौती इलेक्शन कमीशन के सामने आए जिसके बारे में कानून में कोई प्रावधान न हो, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने हाथ जोड़कर भगवान से शक्ति नहीं मांगेगा। वो जो भी उस चुनौती को निपटने के लिए करेगा वही उसकी शक्ति होगी और वही कानून होगा। तो हम लोगों ने उसका सहारा लेके वो दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 90 करोड़ बताया है, यहाँ वातावरण दूषित हो गया है, चुनाव रद्द कर देते हैं, चुनाव रद्द कर दिए। जिनने 90 करोड़ बांटे थे उनके तो हाथों के पोते हो गए थे, 90 करोड़ हमारा जो है वो बेकार गया। तो वो हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन हर जगह से इलेक्शन कमीशन का निर्णय अपहोल्ड हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बस ये कहा कि क्योंकि संविधान में ये बंधन है कि कोई भी सीट 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रहे तो आप 6 महीने के अंदर चुनाव करा दीजिएगा, बस इतना फैसला हो। तो जो मैं बात कर रहा था कि हमारे नेता भी कितने इनोवेटिव हैं, कितने नई नई चीजें खोज लेते हैं, वो 6 महीने बाद हमें पता चला। जब चुनाव हुआ तो कहीं भी पैसा नहीं जब्त हुआ, कोई बटने की बात नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो कैंडिडेट जिसके बारे में हम लोगों को संदेश था कि इसने 90 करोड़ बांटा है, वो इतने मतों से जीता जितने मत से वहां का सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर भी नहीं जीता। चीफ मिनिस्टर वहां से खड़ा होता था, वो भी नहीं जीता था, उससे भी ज्यादा मतों से वो जीता। तो हम लोगों ने थोड़ा इधर उधर पता किया कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये। तो पता यह लगा कि उसने सबको अपने वर्कर्स को बताया कि देखो अधिसूचना जारी होने से निकलने तक ही इलेक्शन कमीशन का क्षेत्राधिकार है, तो चुनाव की अधिसूचना जारी हो उस दिन से रिजल्ट निकलने तक तुम कुछ नहीं करोगे, जब इलेक्शन कमीशन बाहर हो जाएगा तब करना है आपने। तो कैसे हुआ ये बाद में पता लगा कि उसने 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए ये अपने वर्कर्स को दिए और उस पर कोई सिग्नेचर या सील या कुछ लगाया, ये दे देना, इसको कोई नहीं बदलेगा, ये तो 1 रुपया है, जिसके घर में 1 वोट उसे 1 रुपए, 10 वोट 10 रुपए, 5 वोट 5 रुपए ये दे देना और उसको कान में बता देना कि तुम्हारे पोलिंग बूथ से अगर हमारे साहब को अपने प्रतिद्वंदी से 1 वोट भी ज्यादा मिला
तो इस नोट को लेके आ जाना, इसमें 1000 से गुणा करके तुम्हें मिल जाएगा। पूरी जनता ने उनको जिता दिया, सारी जनता ने उनको वोट दे दिया और कहां से कहां पहुंच गए, इतना रिकॉर्ड मार्जिन से जीत गए और उसने उस कांग्रेस का सम्मान किया। काउंटर खोल के पैसे मांगे क्योंकि कमीशन तो खत्म, एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो हम लोग वहां से चले जाते, बाकी लोगों को मतलब नहीं उससे। इतना पैसा 250 करोड़ पैसा, तो उसको इतना वोट मिलेगी, वो भी बहुत इनोवेटिव होते हैं। मतलब लगभग 75 होता है, आजकल डॉलर का रेट 75 होता है। हमारे पड़ोस के देश में चुनाव हुआ था तो मैं बड़ी निगरानी कर रहा था वहां, ये भी हमारी तरह ही है, हमारे ही पार्ट रहे कभी। उनका खर्चा जो है $1.75 आया, जबकि वो बैलेट से चुनाव कराते हैं। हमारे यहाँ ईवीएम से होता है और ईवीएम जो है 15 साल की होती है लाइफ उसकी 1/3 कॉस्ट भी इसमें शामिल है। जो $1 वोट खर्चा है उसमें ईवीएम की 1/3 कॉस्ट, क्योंकि 3 इलेक्शन ही करा पाती है 5-5 साल के अंदर। एक गरीब देश अफ्रीका में $26 प्रति वोट खर्चा करता है। अमेरिका, यूके सब 5 से $12 प्रति वोट खर्चा करते हैं, लेकिन हमारे देश में चुनाव प्रबंधन पर इलेक्शन कमीशन सिर्फ $1 प्रति वोट खर्चा करती है। सबसे सस्ता चुनाव, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको पूरा पलट देती है और 50-60 हजार करोड़ रुपए खर्चा हो जाता है। उसका कारण यह है कि इंडिविजुअल कैंडिडेट के खर्चे पर तो सीलिंग है कि भाई विधानसभा में 28 लाख, लोकसभा में 70 लाख, इससे ज्यादा खर्चा नहीं करोगे। लेकिन जो पार्टी खर्चा करती है उस पर कोई सीलिंग नहीं है। आप अरबों रुपए खर्च कर सकते हो पार्टी के नाम पर, कैंडिडेट की सीलिंग है। इस मामले में ईवीएम पर भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जगह जगह तरह से लोग आक्षेप उस पर उठाते हैं। कोई भी पढ़ने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि 2017 में जो अभी चुनाव आ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, ये चुनाव हुए और उसमें बड़ा उलटफेर हुआ। तो सब तरफ से लोगों ने हल्ला मचाया कि साहब ईवीएम